क्लास 9th ऑनलाइन एवीएन एजुकेशन हब जो गर्ल्स स्कूल का चैनल है उसमें आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमने पिछले वीडियो में जो पाठ 1 कराया था उसके बाद हमने उसके प्रश्नोत्तर कराए थे। अब हम चर्चा करेंगे पाठ 2 और उस पाठ 2 का नाम है सोवियत रूस की साम्यवादी क्रांति। बच्चों, हमने पहले पढ़ा था भाई, फ्रांस की क्रांति दुनिया के लिए देन थी और उस फ्रांस की क्रांति से पूरी दुनिया को, जहाँ पर निरंकुश शासन था, उसको उखाड़ फेंकने के लिए जनता अग्रसर हुई और उसी क्रांति भी उसी की देन है। सब जानते हैं परिस्थितियाँ दिन प्रतिदिन बदलती गईं और एक घटना ऐसी आई कि जिसने सोवियत रूस की पोल खोल दी। यानी सन 1905 में एक छोटे से देश जापान ने रूस को युद्ध में हरा दिया। यहीं से रूस के जार की पोल खुलने लग गई। अब बच्चों, आप समझते हो जार क्या है? जिस प्रकार भारत में राजतंत्र में राजा कहते हैं, मुगलों के शासन में बादशाह कहते थे, फ्रांस में लुई कहते हैं, जो शासन करता है राजा होता है, ऐसे ही रूस में शासन करने वाले राजा को जार कहते हैं। जार, जो जार सोवियत रूस का शासक कहता था कि दुनिया के सबसे बड़ा देश है रूस, उसका मैं सम्राट हूँ और दुनिया की सबसे बड़ी सेना, ताकतवर सेना, संख्या में सबसे ज़्यादा सेना रूस के पास है। उसी सोवियत रूस की सेना को एक छोटे से देश जापान ने युद्ध में हरा दिया और यहीं से जार के विरुद्ध जनता के द्वारा विद्रोह की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले घटना घटित हुई थी, जो शुरुआत थी 1905 में। जैसे ही जापान से रूस युद्ध हारा तो संपूर्ण रूसी जनता ने जार निकोलस द्वितीय की महल को घेर लिया। जार निकोलस द्वितीय के महल को घेर लिया और जनता रोटी को घुमाते हुए कि भूख से हमारी रक्षा करो,
जार के पास आई और जार ने उस समय जनता से समझौता किया और कहा कि समाधान किया जाएगा और जनता को वहां से विदा कर दिया। और जनता और जार के बीच एक समझौता हुआ। समझौते में बड़ी बुद्धिमानी से जार निकोलस द्वितीय ने जनता की मांगों को स्वीकार किया। एक संसदीय बोर्ड गठन का समझौता किया, लेकिन जैसे ही रूस की जनता वापस लौटी, जार ने जनता की किसी भी मांग को नहीं माना और स्थिति ऐसे ही चलती रही। तभी कहते हैं 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। भाई उस समय रूस की स्थिति खराब थी, रूस के अंदर आंतरिक विद्रोह था, तो जार ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया, अपने आप को दूर रखा। लेकिन परिस्थिति ऐसी आई कि रूस को ज़्यादा समय तक प्रथम विश्व युद्ध से दूर रहना महंगा पड़ा और अंत में रूस ने भी अपनी देश को, अपनी सेना को युद्ध में झोंक दिया। तभी कहते हैं 1917 की रूसी क्रांति यहीं से शुरुआत होती रही। रूसी क्रांति की शुरुआत हुई। जनता और सेना के मना करने के बावजूद भी जार निकोलस द्वितीय ने, जो उस समय तत्कालीन जार था, रूस का राजा था, उसे युद्ध में झोंक दिया और उसका परिणाम 1917 की रूसी क्रांति के रूप में परिणित हुआ। बच्चों, अब तुम कहेंगे रूसी क्रांति का नेता, मैंने पहले ही बताया था, फ्रांसीसी क्रांति के समय भी हमने चर्चा की थी कि नेता का होना बहुत ज़रूरी है। नेपोलियन ने नेतृत्व किया। ऐसे ही अपन बच्चों बात करते हैं अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की, तो वहाँ भी जॉर्ज वाशिंगटन के रूप में जो जनता का नेतृत्व कर रहा था, वहाँ एक नेता मौजूद था। ऐसी रूसी क्रांति के समय भी रूसी जनता के पास लेनिन के नेतृत्व में एक नेता था जिसने जनता का नेतृत्व किया, क्योंकि उस समय रूस की प्रथम विश्व युद्ध में पराजय हुई। उससे पहले 1905 में एक छोटे से देश जापान से हार गया और रूस के जार निकोलस द्वितीय ने जनता पर अंधाधुंध कर बढ़ा दिए, जिससे संपूर्ण जनता नाराज हो गई। उस समय किसानों की स्थिति बहुत कमज़ोर थी और उसने किसानों पर भी बहुत सारे कर लगा दिए, चूँकि उस समय रूस ज़्यादातर कृषि पर ही निर्भर था। तो कहते हैं बच्चों, परिस्थितियाँ बदलती रही और रूस के जार ने उनका सही समय पर समाधान नहीं किया। 1905 में भी जब रूस की जनता क्रांति के लिए अग्रसर हुई, तब भी केवल समझौता करके जनता को वापस कर दिया। जो वास्तविक जनता की मांगें थी उनकी ओर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। इसी के साथ साथ दूसरी बात यह भी है कि जनता और सेना ने मना किया था कि प्रथम विश्व युद्ध से दूर रहा जाए। शुरुआती दौर में रूस ने अपने आप को युद्ध से दूर रखा, लेकिन बदलती परिस्थितियों में रूस भी प्रथम विश्व युद्ध में कूद पड़ा, जिससे बहुत सारी उसे हानि उठानी पड़ी और जिसका परिणाम 1917 की रूस की साम्यवादी क्रांति के रूप में परिणित हुआ।
तो बच्चों, रूस की जो साम्यवादी क्रांति, क्योंकि उस समय एक विचारधारा थी, कार्ल मार्क्स की विचारधारा, कम्युनिस्टवाद, साम्यवाद, और उस समय कार्ल मार्क्स एक आदर्श पुरुष था और सभी देश के लोग मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। तो वहीं पर ही एक साम्यवादी दल का गठन किया गया और साम्यवाद की शुरुआत करने वाला रूस के अंदर कौन था बच्चों? लेनिन था। और रूस की क्रांति का उसने ही नेतृत्व किया। लेनिन ने संपूर्ण जनता को जार के विरुद्ध, जार की कमियों के विरुद्ध जनता को अवगत कराया। उसने पूरे सोवियत रूस का भ्रमण किया और भ्रमण के बाद बताया कि अगर जार निकोलस के हाथ में रूस की सत्ता रही तो रूस एक दिन बर्बाद हो जाएगा। पश्चिमी ताकत, पूंजीवादी ताकतें वो रूस को कमज़ोर करने में लगी हुई हैं और रूस एक कमज़ोर राष्ट्र, एक द्वितीय श्रेणी का राष्ट्र बनकर रह जाएगा। तो रूस की शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए लेनिन ने क्रांति का नेतृत्व किया। तो बच्चों, जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा है, साम्यवाद में मैं हम बताऊं थोड़ा सा, मैं साम्यवाद क्या है कि कार्ल मार्क्स की एक विचारधारा है और कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है साम्यवाद, विचारधारा मार्क्स की जो विचारधारा, इसके बारे में अपन थोड़ा हल्का सा जान लें। मार्क्स कहता है कि दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ और पूंजीपतियों से अपना अधिकार छीन लो। मार्क्स आगे लिखता है कि साम्यवादी विचारधारा के तहत क्रांति होगी और समाज दो वर्गों में बढ़ जाएगा, पूंजीवादी वर्ग और मजदूर वर्ग। और मजदूर वर्ग को उसने सर्वहारा वर्ग, वर्जुआ वर्ग का नाम दिया, जिसमें संघर्ष होगा और संघर्ष में अंतिम जो जीत होगी वो पूंजीवादी विचारधारा की जीत होगी। सॉरी, पूंजीवादी नहीं, साम्यवादी विचारधारा की जीत होगी, मजदूर वर्ग की जीत होगी। ये कह के कार्ल मार्क्स एक साम्यवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करता है और इसी के तहत हम कह सकते हैं इस विचारधारा को लेनिन ने रूस में आगे बढ़ाया। तो बच्चों, हमने साम्यवादी विचारधारा जो रूस में स्थापित हुई उसके बारे में बताया, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, क्या परिस्थितियाँ रूस में बनी, मैंने कुछ बताया था पहले भी। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय भी ये जुड़े हुए हैं, उससे प्रेरित होकर फ्रांस में 1789 क्रांति हुई और उसी से प्रेरित होकर 1905 और 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई। तो बच्चों, यानी कहीं ना कहीं क्रांति का कोई ना कोई प्रेरणा सूत्र रहता है और दुनिया भर की जहाँ राजतंत्रात्मक देश थे, राजा के कृपा पात्र व्यक्ति थे, जो जनता पर अत्याचार कर रहे थे, इसके विरुद्ध जो क्रांति हुई वो सब फ्रांस की राज्य क्रांति की ही देन है, वहीं से सबको प्रेरणा मिली। तो बच्चों, आज हम ने रूस के बारे में जाना, क्या परिस्थितियाँ बनी। अब हम रूसी साम्यवादी क्रांति के कारण जो 1917 में हुई। तो बच्चों, अब अगले वीडियो में
रूसी साम्राज्यिक क्रांति के कारणों की चर्चा करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब कोई घटना घटित होती है, इतना बड़ा विद्रोह होता है, उसके कारण कहीं ना कोई परिस्थितियां पैदा होती हैं, और उन परिस्थितियों से ही इतनी बड़ी क्रांति, इतनी बड़ी घटनाएं जन्म लेती हैं। तो अगले वीडियो में हम बच्चों तो चर्चा करेंगे, रूस की साम्यवादी क्रांति की चर्चा करेंगे। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा हो, और पसंद तो आना ही चाहिए क्योंकि हमारी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, कोई फालतू चीज़ तो इसमें है नहीं। हमारे डायरेक्टर सर के विशेष निर्देशन में कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से लाभ मिले, ये आरंभ की गई हैं। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, बच्चों को बताएं, पढ़ाएं। और स्कूल में भी एडमिशन चल रहे हैं, वो बच्चा भी संपर्क में आता है, उसके भी कहें। हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।